नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महाराणा सांगा के जीवन चरित्र का भाग 2। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें व्यूज़ तो अच्छे मिल रहे हैं, रिटेंशन भी मिल रहा है, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट लाइक्स और शेयर्स में कमी है। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उनमें भी, वहाँ पे भी अपना प्यार बढ़ाएं। और अधिक दूसरे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उन पे भी आप खूब वहाँ पे आके लाइक कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, भाग 1 में हमने जिस तरह से देखा था कि कैसे महाराणा सांगा का अपने ही बाल्यकाल में अपने ही भाइयों से द्वंद्व हुआ, और उसके पश्चात उनके भाइयों ने उनकी एक आंख फोड़ दी, और उसके बाद उन्हें अज्ञातवास झेलना पड़ा। और भाग 1 के अंत में हमने देखा था कि गुजरात के शासक को उन्होंने किस प्रकार से हराया, और वीर कान्ह सिंह का जो बलिदान कैसे हुआ वो हमने भाग 1 में देखा था। आज भाग 2 में हम देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी से महाराणा सांगा का जो युद्ध हुआ था खातौली में, उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि बाबर के क्या विचार थे महाराणा सांगा के लिए, और समकालीन जो दूसरे मुस्लिम शासक थे उनके लिए। उसके पश्चात बाबर की सेना कितनी भयाक्रांत हो गई थी राणा सांगा के पराक्रम से, वो भी आज हम देखेंगे। और उसके पश्चात किस तरह से खानवा का युद्ध हुआ। तो चलिए, ये है महाराणा संग्राम सिंह जी या महाराणा सांगा की तस्वीर जो अधिकतर शेयर की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी एक आंख नहीं है, हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है, पैर भी मतलब लंगड़ा उचित शब्द नहीं है, बट हाँ, एक पैर उनका नहीं काम करता है। ये सब होने के बावजूद भी उस समय के जो समकालीन इनके शत्रु थे वो इनसे भय खाते थे। तो सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से इनकी लड़ाइयाँ। तो सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का शासक था जब ये महाराणा बने थे, और कुछ समय पश्चात उन सिकंदर लोदी का देहांत होने पर सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी उसका उत्तराधिकारी बना, लोदी वंश का। और उसने उत्तराधिकारी बनते ही मेवाड़ पर शासन करने के लिए मेवाड़ पर अटैक किया। और उस समय महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कि महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर में तीर लगने की वजह से उनका एक पैर चलता रहा, मतलब बेकार हो गया। और उसके पश्चात भी, इतना सब होने के पश्चात भी महाराणा बहुत ही शूरवीरता से लड़े, और इन्होंने जीत हासिल की इब्राहिम लोदी पे। और उसका एक शहज़ादा इन्होंने कैद किया। कैद करने के बाद उसे कुछ समय कैद रखने के बाद उसे छोड़ दिया, जैसा कि सद्गुण विकृति के कारण हमारे राजपूत किया करते थे। अब यहाँ पे वो वृत्तांत है जो ये बताता है कि किस तरह से जो अफ़गान या तुर्क शासक यदि हार जाते थे तो वो किस तरह की चीज़ें इतिहास में जोड़ा करते थे। उसका एक उदाहरण आप यहाँ पे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। काफ़ी रोचक उदाहरण है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें एक बार। तो मित्रों, आगे की कहानी है बाबर किस तरह से हिंदुस्तान में आया था। और ये कहानी शुरू होती है कि जब इब्राहिम लोदी जो था वो अफ़गान था और बाबर जो था वो तुर्क था। तो तुर्क बाबर फरगना का शासक था और 11 साल की उम्र में ही शासक बन गया था। और ये जो तैमूरिद का वंशज था, और मंगोल रानी थी, सॉरी। तो इसी वजह से आगे जाके इनका जो वंश था वो मुग़ल वंश कहलाया था।
अब होता ये है कि बाबर जो है 11 साल की उम्र में राजा तो बन गया। राजा बनने के बाद इसने बहुत से युद्ध देखे और बहुत चुनौतियों का सामना करके ये भी अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रांग लीडर बन गया था और एक सशक्त मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट बन गया था ये उस टाइम का। अब क्या होता है कि उस समय जैसा हमने बताया आपको कि राणा सांगा और लोदी इनके बीच का जो युद्ध हुआ था, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि बाबर को स्वयं को बड़ा दिखाना है, तो वो बड़ा कैसे दिखाएगा, तो इसलिए उसने अपनी डायरी में क्या किया वो अब आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बाबर ने अपनी डायरी तुजुके बाबरी में लिखा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था उस खातोली के युद्ध में। खुद को बड़ा दिखाने के लिए बाबर ने ये लिख मारा कि मुझे राणा सांगा का दूत मेरे पास आया और कहता है, आकर उसने कहा कि आप राणा सांगा ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप दिल्ली पर आप राज कीजिए और मुझे पंजाब का एरिया मुझे दे दीजिए। अब आप सोचने वाली बात यह है कि राणा सांगा उस समय जो मेवाड़ का संघ था, जो राजपूतों का संघ था, वो इतना प्रबल हो चुका था कि आगे के वृत्तांत में हम देखेंगे कि बाबर किस तरह से घबराते थे बाबर के सेनापति और बाबर की सेना वाले महाराणा सांगा से। तो जैसा आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे कि बाबर जब हिंदुस्तान में आ जाता है, और हाँ, बाबर को हिंदुस्तान में महाराणा सांगा के लेटर ने नहीं, बल्कि उस समय के पंजाब का जो शासक था, मुस्लिम शासक था, उसके पत्र ने बाबर को यहाँ बुलाया था और बाबर खुद भी आना चाहता था हिंदुस्तान में। तो ये इतिहास को के साथ कैसे खेला जाता है वो यहाँ पे आप बाबर की पुस्तक में भी देख सकते हैं। जगह जगह उसने जो लिखा है स्वयं की बड़ाई करने के लिए वो भी है, और किस तरह से कुछ जगह पे उसने ये भी लिखा है कि किस तरह से उसकी सेना हताश हो गई थी। उसने नहीं सोचा होगा कि बाद में जाके ये सारी चीज़ें उसी के अगेंस्ट काम आएगी, लेकिन आजकल ये आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये होता है कि बयाना में महाराणा सांगा बयाना में बाबर की सेना का जो सेनापति था, एक मुख्य सेनापति था, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और वहीं पे वो जो बयाना किले में जो युद्ध होता है वो इतना भीषण होता है कि वहाँ राजपूतों की वीरता को देखकर वहाँ के जो तुर्क सैनिक थे वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं और वो अपनी सेना में बाबर के पास आकर वो जो वृत्तांत सुनाते हैं वो उस युद्ध का, वो इतना भयंकर होता है कि बाबर और उसकी सेना बुरी तरह से वे सभी हतोत्साहित हो जाते हैं और उनका जो युद्ध करने का जो फिर से मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि आगे कैसे युद्ध करेंगे। अब इसी विषय में एक अंग्रेज इतिहासकार हुए स्टैनली लैनपूप, उनने ये कथन लिखा है कि राजपूतों की शूरवीरता और प्रतिष्ठा के उच्च भाव जो उन्हें साहस और बलिदान के लिए इतना उत्तेजित करते थे, और उनने कंपैरिजन किया है कि इतना उत्तेजित करते थे जितना बाबर के अर्ध सभ्य सैनिकों के ध्यान में आना भी पॉसिबल नहीं था। मतलब उनके ध्यान में आना भी ये चीज़ कठिन था कि बाबर के अर्ध सभ्य सैनिक जो हैं गौरव और प्रतिष्ठा और ऐसी बातों के लिए सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर बाउंटी हंटर्स, कि उनको पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए लड़ने के लिए वो यहाँ पे आए हैं, हिंदुस्तान में आए हैं। तो ये आप चाहें तो इसे पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं कि जब बयाना का किला जब महाराणा सांगा ने जीता था, उसके बाद बाबर के सैनिकों को जिस तरह से वहाँ से पीट के भगाया था, तो वो लोग जब अपने बाकी के सैनिकों के पास आते हैं, बाबर के सैनिकों के पास, तो वो बताते हैं कि राजपूत कितने शूरवीर हैं, और ये सब सुन के बाबर के जो सैनिक हैं या जो वो जत्था है वो सभी लोग भयंकर रूप से घबरा जाते हैं। और वही यहाँ पे बाबर पूरा उनको उत्साहित करने के लिए क्या क्या करता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऑरेंज में मैंने जो हाईलाइट किया है इसमें ये बताया कि किस तरह से बाबर की सेना हतोत्साहित हो गई थी और कितनी भयभीत थी। और
इसके बाद जब ये सब हुआ तो इसके बाद बाबर, क्योंकि बाबर भी एक योद्धा तो था ही, एक श्रूड योद्धा जिसको कहते हैं ना कि चतुर योद्धा, वो था बाबर। तो उसने अपने जब ये सब होते देखा तो उसने अपने अंदर कट्टरता लाई। तो इसने यहाँ पे जो ग्रीन हाईलाइटेड है नीचे का सेक्शन, उसमें आप देख सकते हैं इसने जो धार्मिक कट्टरता है वो अपने अंदर अपने स्वभाव में उतारने का प्रयत्न किया। और साथ ही इसके जो सिपाही थे, 300 सिपाहियों ने भी वही सारे धार्मिक उन्माद अपने अंदर पैदा करने की कोशिश की। और ये कहा कि अगर हम जीत गए, अगर हार गए तो मारे गए तो शहीद होंगे, और जीते तो गाजी कहलाएंगे। यही बाबर ने उस सेना में आत्मविश्वास भरने के लिए बोला। तो कर्नल टॉड यहाँ पे यही लिखते हैं कि इन्हीं सब शर्तों में बाबर ने यह भी रखा कि अब से वो शराब नहीं पिएगा, और साथ ही शराब के जितना भी उसके पास सामान था वो सब सेना के सामने तुड़वा दिया। ये देख के सेना और ज़्यादा हतोत्साहित हो गई, और ज़्यादा सेना का उत्साह ख़त्म हो गया। अब आगे यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाबर को यहाँ तक जाना पड़ा कि उसे अब उसकी पूरी सेना को कुरान की उसे शपथ दिलवानी पड़ी कि हम उम्मा के लिए लड़ेंगे, और जो भी मतलब इनकी शपथ होती है वो सारी शपथ कुरान हाथ में लेके दिलवाई। लेकिन इसके बावजूद भी बाबर के अंदर इतना भय था और उसमें ये विश्वास नहीं आ पाया कि उसकी सेना मुकाबला कर पाएगी महाराणा सांगा का। तो बाबर ने क्या किया कि एक उसका सिपह सालार था सलहदी, तो सलहदी को राणा सांगा के पास भेजा संधि करने के लिए, ताकि संधि वार्ता चलती रहे और पीछे से ये लोग अपने युद्ध की तैयारी चालू कर दे बिना महाराणा को पता चले। और होता भी यही है कि सलहदी महाराणा सांगा के पास जाता है और वहाँ पे बाबर की तरफ से संधि प्रस्ताव रखता है, और पीछे से जो बाबर है ये वहाँ पे जो खानवा करके जगह है, खानवा में ये युद्ध हुआ था। तो खानवा में बाबर अपनी सेना को जमाने लगता है, और पीछे से राणा सांगा और जो राजपूत हैं वीर, वो संधि प्रस्तावों में उलझे हुए, उन्हें लगता है कि संधि प्रस्ताव हो रहा है तो युद्ध शायद नहीं होगा करके। हालांकि कुछ राजपूत राणा सांगा को भी आगाह करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में, इन सब बातों में राजपूत और राणा सांगा का जो उनका मेटल था, या जो कहते हैं ना कि युद्ध करने का जो साहस था, धैर्य था, वो सब धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगे थे। तो इसका शिथिल पड़ने की वजह से आगे खानवा के युद्ध की तैयारी होती है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जब सारे राजपूत मिलकर राणा सांगा को संधि के लिए मना कर देते हैं, तो जैसे ही मना किया और उसके कुछ ही दिन में, क्योंकि राणा सांगा को लगता है कि अब युद्ध तो होना है पर युद्ध होने में समय लगेगा, तो उतने में हम तैयारी वापस कर लेंगे, लेकिन उल्टा होता है। क्योंकि बाबर पैरेलली प्रिपरेशन अपनी कर रहा था, तो जैसे ही संधि के टूटने का समाचार मिलता है और बाबर खानवा में युद्ध का पहुंचा देता है कि भाई युद्ध की तैयारी हम लोग कर चुके हैं, आओ युद्ध के लिए। तो देखा मित्रों, ये डिप्लोमेसी ये बाबर करता था, इस तरह से ये युद्ध करता था। जबकि हमारे उस समय के जो राजपूत वीर होते थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान रहे हों, चाहे महाराणा सांगा रहे हों, ये क्षात्र धर्म से लड़ना जानते थे। लेकिन वही है ना कि क्षात्र धर्म भी आपको अपने सनातनी के साथ अगर आप करेंगे तो समझ में आता है, लेकिन क्षात्र धर्म आप जंगलियों के साथ करेंगे वो नहीं जमता है। और वही यहाँ पे उसी का खामियाजा राणा सांगा को भी उठाना पड़ा, और राणा सांगा की सेना को भी उठाना पड़ा। तो आगे ये वर्णन है यहाँ पे कि किस तरह से बाबर की स्ट्रेटजी थी, कि कैसे उसने तोपें लगवाई। और ये भी कहा जाता है
जो इतिहास में कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ये सच्चाई लगती है इसमें कि ऐसा इसने किया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजपूत गौ ब्राह्मण रक्षक कहलाते हैं। तो पूरी बात है कि इसने, बाबर ने ज़रूर उस युद्ध में गौ को ढाल के तौर पे यूज़ किया होगा। पूरा पूरा संशय इसमें जाता है इसके ऊपर, जो इसके कारनामे रहे हैं उस हिसाब से। तो इसके बाद आगे ये होता है कि खानवा का युद्ध का निमंत्रण मिलते ही राणा की सेना भी खानवा के मैदान में आके जमती है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या है। युद्ध शुरू, ऊपर का जो पार्ट है वो युद्ध शुरू होने से पहले का की स्ट्रेटजी है। नीचे का जो सेक्शन है वो बता रहा है कि युद्ध के अंत में क्या स्ट्रेटजी, मतलब अंत में क्या सीन हुआ था। तो ऊपर के चित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो वाइट बॉक्सेस हैं, एम्प्टी बॉक्सेस हैं, ये महाराणा संग्राम सिंह जी की टुकड़ियां हैं। तो इस फॉर्मेशन में वो लोग थे। और ब्लैक बॉक्सेस जो हैं ये आपके बाबर की सेनाएं हैं, उनकी टुकड़ियां हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हैं, एक तरफ खाई खुदी हुई है और उसके बाद तोपों की पंक्तियां हैं, गाड़ियां, और ये दो उस्ताद और मुस्तफ़ा की टुकड़ियां हैं। तो ये युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस युद्ध में बंदूकें और तोपें भी यूज़ हुई थी। और कहीं ना कहीं ये शक भी जाता है कि गऊ को ढाल बनाया गया होगा। और जबकि राजपूत जो हैं आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे भी। और युद्ध का अंत होता है, तब तक बाबर की ये स्ट्रेटजी रहती थी कि वो दो टुकड़ियाँ हमेशा रिज़र्व में रखता था। और जब मेन युद्ध पूरी तरह से युद्ध अपने उफान पे है, तो उस समय उसकी जो वो दो टुकड़ियाँ होती थी, पीछे से जाकर शत्रु को, जब शत्रु पूरा ग्राउंड के बीच में है, बैटल ग्राउंड के बीच में है, तो पीछे से जाके दोनों तरफ से उनको पूरी तरह से कवर कर लेंगी। तो यहाँ पे ए और ऊ जो है ये वो दो टुकड़ियाँ हैं। और जैसा कि आप युद्ध के अंत में देख पा रहे हैं, दोनों ही टुकड़ियों ने चारों तरफ से मैदान को घेर लिया है। एक तरह से पूरा पेरीफेरी बन गया है और उसके बीच में हमारे राजपूत सैनिक हैं। तो ये बाबर की स्ट्रेटजी थी खानवा के युद्ध की। अब खानवा का युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें कि जैसा कि आपने देखा पिछली स्लाइड में कि मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह से और कई कारणों से, जो कारण हम डिस्कस करेंगे आगे, जिनकी वजह से इसमें राजपूतों की हार हुई थी। लेकिन क्या होता है कि युद्ध के बीच में एक तीर राणा सांगा को लगता है आके, जिसकी वजह से वे मूर्छित हो जाते हैं। और अब यहाँ एक और बात देखने वाली है, जो आप ऊपर स्लाइड में हाईलाइटेड में देख पा रहे हैं कि बाबर ने स्वयं ने ये अपने तुजुक बाबरी में लिखा था कि जब खानवा का युद्ध ख़त्म हुआ था, तो इसने, ताकि जो राजपूत हैं फिर से सर ना उठा सकें, इसलिए उन लोगों ने, बाबर ने राजपूतों के सर काट के और उनकी मीनारें बनवाई थी। तो जैसा आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि बाबर ने विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की और विजय चिन्ह के तौर पर उसने राजपूतों के सरों की मीनारें बनाई। अब आप सोचिए, एक तरफ राणा सांगा थे जिन्होंने, जो अपने पराजितों को, जिनको वो पराजित कर देते थे उनको भी सम्मान देते थे। और दूसरी ओर ये लोग हैं जो जंगली, जो इस तरह से जीतने के बाद सरों की मीनारें बना रहे। तो ये सब हुआ। और युद्ध जीतने के बाद भी बाबर को, क्योंकि वो राजपूत इतने वीर होते थे, शूरवीर होते थे, तो बाबर को भरोसा नहीं था कि, बाबर को पूरा विश्वास था कि राजपूत फिर से आ सकते हैं, फिर से हम पे आक्रमण कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनवाकर मीनारों का ढेर बनवाकर बयाना की ओर गया, जहाँ उसने राणा के देश पर अर्थात मेवाड़ पर फिर से आक्रमण करने की प्लानिंग शुरू की। अब क्या होता है, बीच में से जब ये युद्ध चल रहा था, जैसा हमने आपको बताया कि एक तीर उनको महाराणा संग्राम सिंह जी को लगता है, तो वहाँ पे
वहाँ से जो राजपूत सेना है, राजपूत जो सिपह सालार हैं, वो लोग मिल के महाराणा संग्राम सिंह जी को मूर्छित अवस्था में युद्ध भूमि से निकाल कर लेके बाहर चले जाते हैं। वो रणथंभौर की तरफ रवाना कर देते हैं गुप्त रूप से। और मेवाड़ के जो राज चिन्ह थे वो झाला अज्जा जो थे वो अपना बलिदान देते हैं मेवाड़ के राज चिन्ह अपने यूनिफॉर्म पे लगा के। तो इस तरह से अब झाला अज्जा जो थे ये अपना बलिदान देते हैं। तो इसके बाद से मेवाड़ में ये प्रथा है कि जो झाला अज्जा के जो वंशज हैं इन्हें भी पूरा सम्मान दिया जाता है मेवाड़ में, और उनका भी मतलब काफ़ी नाम रहा है। अब क्या होता है कि जब राणा सांगा रणथंभौर के पास बसवा करके जगह है, वहाँ पे इन्हें लाया गया था महाराणा सांगा को। तो बसवा में पहुँचने के बाद राणा सांगा की मूर्छा टूटती है। जब मूर्छा टूटती है तो वो राणा सांगा कहते हैं कि आपने एक क्षत्रिय के लिए जो मरने का स्वर्णिम अवसर होता है वो आपने मेरे से छीन लिया, और काफ़ी क्रोधित होते हैं राजपूतों पे, अपने साथ वाले राजपूतों पे, कि आपने मेरा मतलब मुझे मेरे धर्म से मुझे विमुख किया। तो इस बात को लेके वे काफ़ी क्रोधित होते हैं राजपूतों पे। और इसके बदले जैसा आप देख पा रहे हैं ऊपर की स्लाइड्स में, ये कुछ कारण हैं जो जिनकी वजहों से राणा संग्राम सिंह जी के जो साइड थी उनका वे इस युद्ध में हारे थे, पराजित हुए थे। तो पराजयों के कारणों में एक कारण ये भी था कि शिथिलता जो आई थी, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में बात की है कि संधि की वार्ता के बीच में जब राजपूतों की तैयारियों में शिथिलता आने लगी थी, और आपस में राजपूतों में भी आपस में कुछ शत्रुत्व भाव भी था। तो उन कारणों की वजह से, प्लस इस बार महाराणा सांगा युद्ध में घोड़े की जगह हाथी पे चढ़ के गए थे। तो हाथी पे चढ़ के गए थे तो इजीली उनको दूर से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता था, इसलिए वो एक आसान निशाना बन गए थे। और तीसरा कारण जो हम पहले भी बता चुके हैं, इस युद्ध में तोपें और बंदूकें यूज़ हुई थी, तो वो भी एक कारण था। तो इस तरह से इस युद्ध के बाद मेवाड़ की प्रतिष्ठा और उसकी जो शक्ति थी, जिसके कारण राजपूतों का संगठन मजबूत हुआ था, वो जो प्रतिष्ठा थी उस पर एक दाग लगा था। और भारतवर्ष में इस युद्ध का ये एक परिणाम ये भी माना जाता है कि इसी की वजह से मुग़ल भारत में स्थापित हो पाए थे। तो इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं कि अगर ये युद्ध में राणा सांगा जीत जाते तो मुग़ल इतनी जल्दी नहीं भारत में पैर जमा पाते। तो ये हुआ था। अब इसके बाद जब महाराणा संग्राम सिंह जी बसवा गांव में थे, वहाँ का वृत्तांत एक आता है कि किस तरह से मूर्छा टूटने पर उन्होंने ये कसम खाई, ये वचन लिया कि जब तक वे बाबर को नहीं हरा देते तब तक वे चित्तौड़ का मुंह नहीं देखेंगे, मतलब मेवाड़ की तरफ वापस रवाना नहीं होंगे। और ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये हैं झाला अज्जा। ये वो वीर हैं जिन्होंने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने मेवाड़ के राज्य चिन्ह पहन के अपना एक वीर गति को प्राप्त किया, अपनी मौत को गले लगाया। तो ये वो वीर थे जिनकी हम बात कर रहे थे, युद्ध के, जिन्होंने बीच युद्ध में मेवाड़ के राज्य चिन्ह ग्रहण करके और महाराणा संग्राम सिंह जी को युद्ध भूमि से बाहर निकालने में मदद की। और इनका सम्मान मेवाड़ में आज भी मेवाड़ के राज परिवार के बराबर ही इनका सम्मान होता है। तो नमन है ऐसे वीरों को, और इनकी वीरता को और इनकी वीर गति को नमन है। तो मित्रों, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि उनका अवसान जो हुआ था उस पे अवसान, या जो महाराणा सांगा का जो चरित्र था और दूसरे राजाओं ने उनके बारे में जो कहा था, वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे शूरवीर महाराणा संग्राम सिंह जी हैं, और
जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, और इनके शरीर पे कोई ऐसा अंग नहीं था जिसमें कोई घाव ना हो, और घाव भी नॉर्मल घाव नहीं, मतलब पीड़ादायक घाव। उसके बावजूद भी 100 से अधिक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में युद्ध लड़े थे, छोटे मोटे सब तरह के युद्ध इन्होंने लड़े थे। महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु, तो खानवा के युद्ध में राजपूत हारे थे तो भी उनका बल नहीं टूटा था, और बाबर हारने के बाद भी बाबर इनसे डरा रहता था, और इसीलिए वो बार बार इनके ऊपर आक्रमण करने के मौके ढूंढता रहता था। कहीं राजपूत फिर एकत्रित होकर हमला न करें, इसलिए वो उससे राज्य न छीन और हमला करके वापस दिल्ली छीन न लें, इसलिए उसने उन पर आक्रमण करके उनकी शक्ति को नष्ट करने, अब ये सारा विचार बाबर ने किया और वही वो करने के प्रयत्न करता रहा। और उनके साथ के जो राजपूत हैं ये लोग हतोत्साहित हैं पराजय के बाद। तो उस समय, ऐसे समय में एक भाट चारण थे, टोडरमल चांचल्या, जिन्होंने एक प्रसिद्ध गीत, मेवाड़ी का प्रसिद्ध गीत महाराणा सांगा को सुनाया था, जिसका आशय ये था कि जिस तरह से जरासंध ने कई बार कृष्ण पर आक्रमण किया और अंततः कृष्ण ने उनको जवाब दिया, और जिस तरह से दुर्योधन ने द्रौपदी पर हाथ मारा और उसके बाद अर्जुन कुछ समय शांत रहकर अर्जुन ने फिर से आक्रमण करके द्रौपदी का बदला लिया महाभारत में, और जिस तरह से, तो महाराणा इसी इन्हीं की तरह से आप भी, जिस तरह से रावण ने सीता माता का हरण किया और उसके पश्चात समय आने पर भगवान राम ने दशानन का वध किया, ठीक उसी प्रकार आप भी समय आने पर रिटेलिएट करेंगे। और इस कविता से महाराणा इतने उत्साह से भर गए थे कि उन्होंने जो टोडरमल चांचल्या जो भाट थे, इनको बहुत बड़ी जागीरें, इनको अपने राज्य से जागीरें इनको इनाम स्वरूप दी। तो उसके पश्चात जो इनके साथ के राजपूत वीर थे, वे, जैसा कि बताया जा चुका है, वे हतोत्साहित हो गए थे, और जब वे देखते हैं कि राणा फिर से युद्ध में जाने को तत्पर हैं, तो षड्यंत्र करके इनके साथ के राजपूत लोग ही इन्हें बसवा गांव के पास ही विष दे देते हैं, जिसकी वजह से इनका देहावसान हो जाता है। आगे आता है महाराणा सांगा का व्यक्तित्व। तो महाराणा सांगा, जैसा कि पहले ही बताया, कि उदार थे, कृतज्ञ थे, बुद्धिमान थे, न्यायपरायण शासक थे, और क्षत्रिय धर्म को निभाने वाले थे। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अपनी शरणागत आए हुए की रक्षा करना वो बखूबी जानते थे। साथ ही युद्ध में पराजित हुए योद्धाओं का भी वो पूरा सम्मान करते थे। उनके पराजित शहजादों को जैसे उन्होंने छोड़ा था, दंड देकर भी छोड़ा, दंड मतलब आर्थिक दंड देकर छोड़ा था। तो उसका नतीजा ये भी हुआ था कि बाद के जो युद्ध थे, या खानवा के युद्ध में भी कुछ जो इनसे पराजित योद्धा थे, वो भी इनके साथ आके लड़े थे, मतलब इनके छत्र के नीचे लड़े थे, अर्थात इनकी तरफ से लड़े थे। तो महाराणा सांगा, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक सच्चे क्षत्रिय थे, और निडर, साहसी, वीर और एक अच्छे योद्धा थे। और बहुधा ये माना जाता है कि अगर राणा संग्राम सिंह जी की 3 पीढ़ियाँ कंटिन्यूसली, 3 जनरेशन्स अगर उन्हीं की तरह शूरवीर होती, तो मुग़ल कभी हिंदुस्तान पे जम नहीं पाते। और यही बात उनकी तीसरी पीढ़ी में जन्मे वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप जी ने भी यही बात कही थी कि अगर राणा सांगा और उनके बीच में महाराणा उदय सिंह जी नहीं होते तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। मतलब मातृभूमि प्रेम में ओतप्रोत राजा थे। अगर वैसे ही उदय सिंह जी भी हुए होते तो क्योंकि ये मेवाड़ एक फ्रंटियर की
तरह था। तो पूरा 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 विश्वास है कि तुर्क और अफ़गान यहाँ भारत में पैर नहीं पसार पाते, या मुग़ल अपने पैर भारत में नहीं पसार पाते। तो ये महाराणा सांगा का व्यक्तित्व है। और महाराणा सांगा के बारे में बाबर क्या लिखता है वो भी आप देखिए। बाबर स्वयं लिखता है कि जब वो यहाँ पे आया था तो महाराणा संग्राम सिंह के अंदर में के नेतृत्व में 1 लाख सवार थे। 1 लाख सवार मतलब घुड़सवारों की बात हो रही है यहाँ पे। 1 लाख सवार, और हर एक सवार के पीछे एक बड़ी पैदल सेना भी होती है। तो उनके साथ हमेशा 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। अब जैसे ही कि वो कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन का काम, तो यहाँ बाबर भी नॉर्मलाइजेशन का काम कर रहा है कि खुद ने जब राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई तो अब उसी को नॉर्मलाइज कैसे करे। तो उसने अपने पुस्तक में नॉर्मलाइज करने के लिए ये लिख दिया कि बाबर महाराणा सांगा ने मस्जिदें गिरवा दी और मुसलमानों को कैद किया वगैरह वगैरह। तो और हाँ, ये भी लिखता है कि उसके 10 करोड़ का मुल्क था उस समय। जो आमदनी थी मेवाड़ की वो लगभग 10 करोड़ के करीब थी, जो बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है। लेकिन बाबर ये भी लिखता है कि महाराणा, अगेन इसको ये राजनीति कहता है, बट आप खुद सोचिए कि जो क्षात्र धर्म को निभाने वाले थे, अगर आप वैदिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो महाराणा सांगा आपको एकदम सही नज़र आएंगे। तो उसमें आपको राजनीतिक अवसरवादिता नज़र नहीं आएगी, जबकि राजनीतिक अवसरवादिता वैदिक राजनीति में नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ धर्म की बात होती थी। तो ये है। और महाराणा सांगा का कद मझला था, बदन अच्छा गठा हुआ था, चेहरा भरा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी थी, हाथ लंबे और रंग गेरुआ था। अपने भाई पृथ्वीराज के साथ के झगड़े में एक आंख फूट गई थी। और इब्राहिम लोदी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। तो 80 घाव लिए तन पर, अरी को जो सदा डराता था। ऐसे शूरवीर महाराणा सांगा को हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मित्रों, ये था इस बार का हमारा प्रयास। हमें बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। हमारे साथ बने रहने के लिए 2 पार्ट्स तक हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हम फिर से इतिहास में गोता लगाएंगे और ऐसे ही किसी चरित्र को आपके सामने लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। और हमें अपना फीडबैक अवश्य दें। कमेंट्स सेक्शन में लिखें कि आप किन के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।